अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, आप सबको पता ही होगी 30th ऑफ मार्च जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई थी और इसका जो आपका लास्ट डेट है अभी आने वाला है 13th ऑफ अप्रैल 2024। इसका यानी कि 2 दिन रह गए हैं। इसका लास्ट डेट यहाँ पे 13th ऑफ अप्रैल को है। आप 2 दिन में 2 डेज़ यहाँ पे आपके पास रह गए हैं। ओनली 2 डेज़ आर रिमेनिंग। आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 7889351318 और जितनी भी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे सेंड करनी होगी। चाहे आपको कास्ट कश्मीर का फॉर्म अप्लाई करना होगा, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग का अप्लाई करना होगा, चाहे आपको डी फार्मेसी और बी फार्मेसी का अप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे आराम से। तो चलते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी बात करेंगे। क्या नाइंसाफ़ी हो रही है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ और क्या रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है जेके बोपी की तरफ से, कितनी रिजर्वेशन किस कैटेगरी के लिए है और यहाँ पे खाली 30% रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए रखी गई है। आप खुद भी देख लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे चलते हैं आगे हम। यहाँ पे आप सबको मैंने बता दिया 13th ऑफ अप्रैल 2 दिन रह गए हैं, लास्ट डेट है इसका, ठीक है? आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा और ना ही आप यहाँ पे वेट कीजिएगा डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस है टेंटेटिवली 12th ऑफ मई को रखा गया है, यानी कि 1 महीना भी फिर आपको ब्रेक नहीं मिलती। इसलिए आप अपनी गियर अप कीजिए अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि नीट के बाद ही आपका 12th बेस का एग्ज़ाम होने वाला है और 19 पे कास्ट कश्मीर का एग्ज़ाम होने वाला है। सो गियर अप योर प्रिपरेशन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे। अभी हम आपको यहाँ पे रिज़र्वेशन पॉलिसी का बताते हैं हम। देखिए, रिज़र्वेशन पॉलिसी जो 2024 में इसमें जो अमेंडमेंट आया है, हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या अमेंड किया है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हम रिज़र्व कैटेगरीज़ कौन-कौन सी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए 8% रिज़र्वेशन रखी गई है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 20% रिज़र्वेशन रखी गई है। इनमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पे जो है कवर हो जाती है। देखिए, बकरवाल, बल्ती, बेड़ा, बॉट, इनके लिए 10% और यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी भी गड्ढा, ब्राह्मण, उसके बाद कोली, पाडर ट्राइब, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, इनके लिए 10%, मतलब कि कुल मिला के शेड्यूल ट्राइब के लिए 20% रिज़र्वेशन यहाँ पे रखी गई है। 20% सीट्स इनके लिए रिज़र्व है, ठीक है? कुछ मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए 20% यहाँ पे इनके लिए रिज़र्व है। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनमें कौन-कौन से कवर होते हैं? उनमें यहाँ पे ओबीसी कवर, अदर बैकवर्ड क्लासेस उनमें कवर होते हैं। ओबीसी कम्युनिटी के लिए 8% सीट्स रिज़र्व है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे रेज़िडेंट्स ऑफ एरियाज़ एडजॉइनिंग लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ रहते हैं, उनके लिए 4% रिज़र्वेशन है। उसके बाद रेज़िडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए के लिए 10% रिज़र्वेशन है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितनी रिज़र्वेशन है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिज़र्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4% रिज़र्वेशन है। हालाँकि इनका हक होता है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई कोई डिसेबिलिटी होती है, लेकिन उसके लिए भी आज कुछ लोग ऐसे फ्रॉड सर्टिफ़िकेट बनाते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, 4% के लिए रिज़र्वेशन है, इसके लिए इनका हक था और ये इसके लिए कोई भी स्टूडेंट ना नहीं बोलेगा। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 3% रिज़र्वेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड यूटी पुलिस पर्सनल के लिए 1% रिज़र्वेशन है, 1% सीट्स है उनके लिए। और कैंडिडेट्स पॉसेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए 2% यहाँ पे रिज़र्वेशन रखी गई है। और उसके बाद कितना बचा? उसके बाद 30% या जो है ओनली 30% जो है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए रखी गई। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए ओनली 30%, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सोसाइटी होता है दैट इज़ ओपन मेरिट, ठीक है? अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट्स के लिए ओनली 30%। तो आप खुद ही देख सकते हो कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, 70% ऑफ सीट जो है वो कुछ ही पार्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए यहाँ पे रखी गई है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स डिज़र्विंग होते हैं इनका जो है जो रिज़र्वेशन के लिए, लेकिन सारे स्टूडेंट्स नहीं होते। आजकल आप देख लीजिए मैक्सिमम जितने भी कैंडिडेट्स जिनके पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है, उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे खासे पोस्ट पे है। वो आधे आधे तो गेज़ेटेड पोस्ट है बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी, और आधे अगर कम से कम 5 से लेकर 6 लेवल के पोस्ट तक वो यहाँ पे जॉब करते हैं, जिनकी जिनकी भी कैटेगरी एससी, एसटी, तो उनको मिल जाती है आराम से जॉब, ठीक है?
और उनके जो बच्चे हैं, वो भी मतलब जो है अब उसी कैटेगरी के बेस पे वो भी जॉब लेंगे। क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, अच्छी खासी पे लेते हैं, गेस्टेड पोस्ट पे लेवल 5-6 अगर लेवल 2 पे भी होती तो अच्छी खासी पे उनको मिलती है, ठीक है? तो वो अच्छे कोचिंग सेंटर में वो अफ़ोर्ड कर पाते हैं, वो कोचिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उनको अच्छी खासी लाइफ़ मिलती है, तो वो अच्छे से कर पाते हैं, उनको उतना मतलब ऐसे ना उनको काम भी नहीं करना पड़ता, उनको कमाना नहीं पड़ता जब तक वो खुद सेट नहीं होते, तो बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी एक तो वो पढ़ते भी अच्छा है, उनके पास पैसे भी होते हैं कोचिंग करने के लिए और उसके बाद वो सीट भी लेते हैं बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी। तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ क्योंकि ओपन मेरिट कैंडिडेट सबसे ज़्यादा सफ़र होता है। एक तो उसको खुद ही कमाना पड़ता है क्योंकि घर में उतना हाँ, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है होता है ठीक-ठाक होता है। लेकिन जो ये कैटेगरी चलती आ रही हाँ, कैटेगरी उनको मिलनी चाहिए जिनके घर में कोई जॉब नहीं करता होना चाहिए। ठीक है? देखो अभी किसी का फ़ादर जॉब करता है, तो उसकी कैटेगरी फिर डिसॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी तो उसी को मिलनी चाहिए ना जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब वो तो होते ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर हम बाय लॉ देखेंगे। अब अगर वो 50-60,000 पे ले रहा है, तो उसको कैटेगरी की क्या ज़रूरत है? वो तो अच्छे से कर पाएगा, ठीक है? तो हो सकता है मेरी कोई गलती होगी बोलने में मतलब ज़्यादा मुझे इस बारे में आपसे ज़्यादा पता नहीं होगी। लेकिन दिस इज़ टोटली इनजस्टिस विथ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ठीक है? अगर कोई भी आपको कुछ भी लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता मैं नहीं बोल रहा कि मैं 100% राइट हूँ। लेकिन मतलब बाय नेचर बाय लॉ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है? कम से कम 50% रिज़र्वेशन हमें मिलनी चाहिए। चाहे मैं किसी कैटेगरी से भी बिलॉन्ग करता तब भी मैं यही बोलता क्योंकि ये टोटली यहाँ पे इनजस्ट हो रहा है बहुत बड़ी यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ द सोसाइटी के साथ। हाँ, अगर अब थोड़ा-सा पार्ट होता ओपन मेरिट तो ठीक था लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ ओपन मेरिट तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर 1000 सीट्स है उनमें से 700 कैटेगरीज़ के लिए है और 300 यहाँ पे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए जो 70% पॉपुलेशन है और 30% वो 70% ले रहे हैं। यहाँ पे जो रिज़र्वेशन ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे दोबारा से इस पे नज़र डाले और जो इनजस्ट हो रहा है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ, वो ना करे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट से रह जाते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे इस रिलेटेड हम और भी बात करेंगे, आप भी अपनी वॉइस उठाइए, ठीक है? और जितनी जो भी अब सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, कितनी सीट्स है, क्या है और बाकी जितनी भी इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सीरीज़ भी एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट की है, वो भी आप देख सकते हो। कुछ दिनों से उसका वीडियो नहीं आ रहा था, आज से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वन्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।